नमस्कार, वंदे भारत देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। वंदे भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। 24 के चुनाव के लिए अभी से ही मोहरे सेट किए जा रहे हैं, तो वहीं पिछले 9 साल में मोदी सरकार के मुसलमानों के लिए किए गए कामों ने कहानी बदल दी है। अभी तक बीजेपी से दूर रहने वालों में वाला वर्ग मोदी के साथ आखिर क्यों आता नजर आ रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए देखना चाहिए। मोदी ने बढ़ाया विश्वास, मुसलमान आए पास। योजनाओं से बदले हालात, भाईजान आए साथ। मोदी पर बढ़ा यकीन, बदला सियासी सीन। क्षेत्रीय दलों का दांव फेल, मोदी ने बदला खेल। बदलाव की बातें सुनकर हैरान मत होइए। जिन मुसलमानों की बीजेपी से दूरी की बात कोई भी आसानी से बता सकता था, 9 साल में मोदी की भागीरथी कोशिशों ने कहानी कैसे बदल दी है, उसकी वानगी भर है मुसलमानों के भरोसे से भरे अल्फाज। खुद पीएम मोदी के बयान सामने आए, जिन्होंने मुसलमानों से मोदी के रिश्ते को मजबूत किया। तो आखिर ये कहानी कैसे लिखी गई, ये परिवर्तन आया कैसे, आखिर मोदी ने मुसलमानों का विश्वास जीता कैसे, वो भी समझना चाहिए। दरअसल मोदी सरकार ने मुसलमानों की उन बुनियादी समस्याओं पर काम किया जिनके कारण मुस्लिम पीछे थे, फिर चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हों या फिर पसमानदा और बोहरा मुसलमान। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने वो कौन से काम किए जिसने बीजेपी से मुसलमानों की दूरी को कम कर दिया। 3 तलाक कानून खत्म किया, हज के लिए सब्सिडी खत्म की, हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म किया, हज यात्रा पर जीएसटी 18 से घटाकर 5% किया, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जियो टैगिंग कराई गई, वक्फ संपत्ति पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनवाए गए, 2 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति दी गई। मुसलमानों के लिए मोदी सरकार की ये वो बड़े काम हैं जिन्होंने सोच बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन जमीन पर कहानी इससे अलग है। अभी तक मुसलमान केवल वोट बैंक थे, लेकिन मोदी सरकार ने इस परसेप्शन को बदला है। क्षेत्रीय दलों ने मुसलमानों के मुद्दों पर बात तो की, लेकिन बदलाव के लिए वो कोशिश नहीं की जिससे उनकी जिंदगी बदले। इसके उलट बीजेपी ने न केवल उनसे संवाद कायम किया, बल्कि योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाकर उनकी सोच बदली। 19 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का साथ बीजेपी को मिला था, जिसके बाद जीत का अंतर और बढ़ा। बीजेपी ने उसी कहानी को आगे बढ़ाया। अब 24 के संग्राम के लिए बीजेपी यही काम, यही सोच मुसलमानों को उनका मजबूत साथी बना सकती है और विपक्षी और क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की मीटिंग को लेकर के अब तस्वीर साफ होने लगी है। अब अपडेट ये है कि इस बैठक में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होने वाले हैं। खुद महबूबा ने भी कहा है कि हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी से हाथ मिलाने को हम तैयार हैं। रिपोर्ट। कितना जमेगा रंग जब जुटेगा ऑपोजिशन, 24 में किसकी क्या होगी पोजीशन। पटना में 23 जून को जुटेगा मोदी विरोधी मोर्चा, एनडीए से लड़ने पर विपक्षी करेंगे चर्चा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की तैयारी, अब्दुल्ला मुफ्ती के शामिल होने की सूचना जारी। अठारह पार्टी के लोग पटना 23 तारीख को आ रहे हैं। को गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, विपक्षी एकता की पिक्चर भी साफ होने लगी है। पूरे देश में विपक्षी दलों को एकजुट कर 24 में मोदी को सीधी चुनौती देने को बेकरार विपक्ष अब ये मान रहा है कि साथ आने पर नतीजे बदले जा सकते हैं। और यही कारण है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्ष उन सभी दलों को साथ लाने की हर कवायद कर रहा है जिनका टारगेट एक है, जिसकी तैयारी एक है और जो अपने अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं।
अब इसी कड़ी में कश्मीर की दो पार्टियां पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीजेपी विरोधी पार्टियों के बैठक में शामिल होने पटना आ रहे हैं। 18 पार्टी के लोग पटना 23 तारीख को आ रहे हैं और दो पार्टी जिन्होंने पहले सहमति जिनसे बात नहीं हुई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सईद हैं, इन दोनों ने भी सहमति दिया है। वह भी आएंगे 23 तारीख को विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होंगे। खुद महबूबा मुफ्ती ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो विपक्ष के इस कवायद में शामिल होंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो गांधी के हिंदुस्तान को बचाने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है। विपक्ष के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुल्क है उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। हर चीज का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा। हालांकि इन दोनों नेताओं की बैठक में शामिल होने की बात सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या बीजेपी विरोध में देश विभाजन की राजनीति करने वाली दो पार्टियों के नेता बिहार में विपक्षी एकता को मजबूत करने पटना आएंगे? फिलहाल नीतीश कुमार और उनके साथियों की कोशिश यही है कि इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को शामिल किया जाए। पहले बीजेपी को हराने का एक मत से प्लान बने और बाद में अपने अपने मुद्दों पर अलग से बात हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार के पटना सिटी के आगमकुआं शीतला माता मंदिर मार्ग के पास से गुजर रहे एक कंटेनर का पिछला पहिया सड़क धंसने से गड्ढे में फंस गया। अब ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीच सड़क बिहार में ये क्या हो गया? चलते ट्रक के पहिए अचानक कैसे धंस गए? विकास पर सवाल, सड़क का बुरा हाल। निर्माण में जान नहीं, सवालिया निशान। देखिए, जरा गौर से देखिए, ये कोई बिहार का गांव खेड़ा नहीं बल्कि राजधानी पटना की वो चमचमाती सड़क है जहां ये कंटेनर रफ्तार भरने की जगह बुरा फंस गया। ट्रक के पहियों ने तो जैसे विकास की इस नायाब कोशिश के आगे सरेंडर ही कर दिया और कह दिया कि भैया अब इसके आगे चलना मुश्किल नहीं, बड़ा मुश्किल है। विकास की ऐसी बानगी उसी बिहार की है जहां कुछ दिन पहले पुल भरभरा कर गिर गया था और अब भरी दोपहरिया कंटेनर के पहिए सड़क पर धंस गए। जरा एक बार फिर से देखिए। जो आपने अभी संज्ञान में लाया है, संज्ञान में था नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी और स्पष्ट रूप से इसमें जो वहाँ पर स्थिति या परिस्थिति है उसका आकलन किया जाएगा और सारे मामलों को देखने के बाद उसमें क्या कमी रह गई और कहाँ से कमी रही है, उन सब कमियों को और उन सब को स्पष्ट रूप से जो सरकार की मंशा है कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के मामलों में लिप्त रहे हैं। इंजीनियर मुख्यमंत्री का इंजीनियरिंग के डिग्री जांच के घेरे में आ रही है कि 1700 करोड़ का बना हुआ पुल गंगा में प्रवाह हो जा रहा है और पटना सिटी जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं उस शहर के नाक के नीचे ट्रक का पूरा चक्का गड्ढा सड़क में घुस जा रही है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पूरे कार्यकाल की जांच होनी चाहिए और यह हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया में किसी तस्वीर के माध्यम से बिहार की छवि को खराब करने की कोई कोशिश कर सकता है लेकिन कामयाब नहीं हो सकता है। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हर जगह सब कुछ बहुत अच्छा और बेहतर ही है, कई जगह गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के क्षेत्र में इतना काम किया है कि आज कोई भी बिहार कई वर्षों के बाद जब आता है
तो बिहार का कायाकल्प हुआ नजर आता है और नीतीश कुमार जी की तारीफ करते लोग नहीं थकते हैं। बिहार में विकास की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है जो अब खूब वायरल भी हो रही है। लोग सरकार से सवाल कर रहे, तंज भी कस रहे और कह रहे हैं कितनी सॉफ्ट रोड नहीं बनानी चाहिए थी। विकास की पोल खुली, निर्माण में जान पर सवालिया निशान लगे तो सियासी वार पलटवार होने लगा। बेचारे कंटेनर वाले को ये कहां पता था कि बिहार में सड़क जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, तो शायद ऐसा कॉन्फिडेंस ना दिखाता। फिलहाल वीडियो चर्चा में है और विकास पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल जीवन मिशन आज देश के करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस मिशन ने जहां खासकर गरीब महिलाओं को बड़ी राहत दी, वहीं पिछड़े इलाकों में बच्चों के लिए संजीवनी बना है। अब WHO ने भी मोदी के इस मिशन की तारीफ की है। रिपोर्ट देखिए। प्रयास ऐसे बदल गए नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल जीवन मिशन आज देश के करोड़ों लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस मिशन ने गरीब महिलाओं को बड़ी राहत दी है, वहीं पिछड़े इलाकों में बच्चों के लिए संजीवनी बन गया है। यह मिशन देश के पिछड़े और दूर दराज के इलाकों के घरों में पाइप से स्वच्छ पेयजल पहुंचाकर समय और धन की बचत के साथ लोगों को बीमारियों से भी बचा रहा है। यही वजह है कि इस मिशन का मुरीद WHO भी हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया तो डायरिया के कारण हर साल होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को टाला जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है। जल जीवन मिशन से हर दिन 6 करोड़ 66 लाख घंटे की बचत। हर साल लगभग 4 लाख डायरिया से होने वाली मौत रुकेंगी। डायरिया से लगभग 1 करोड़ 40 लाख DALY की होगी बचत। डायरिया के इलाज पर खर्च में 101 अरब डॉलर की होगी बचत। दरअसल भारत जैसे बड़े देश में बड़ी आबादी के सामने शुद्ध पानी पहुंचाने की बड़ी चुनौती थी, जिसे मोदी सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह लिया, जिसका नतीजा रहा कि आज स्थितियां बदल चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके, मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब आपको